Hello everyone, how are you? This is Dr. Chamikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कंसेप्ट ऑफ मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे मिसचीफ रूल की। तो शुरू करते हैं मिसचीफ रूल। देखिए, ये जो मिसचीफ रूल है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रूल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको हम तीन नामों से जानते हैं। इसे हम मिसचीफ रूल भी बोलते हैं, इसे हम हिडन रूल भी बोलते हैं, इसको हम पर्पसिव रूल भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम है, मिसचीफ रूल, हिडन रूल और थर्ड कौन सा मैंने बताया आपको, पर्पसिव रूल। सबसे पहले ये जो है डिसाइड किया गया था हिडन के केस में। एक हिडन केस हुआ था 1854 में। तो उस टाइम पे सबसे पहले इस रूल की हेल्प से जो है इंटरप्रेट किया गया था, तो इसीलिए इसे हिडन रूल भी कहते हैं। देखिए, इस रूल में क्या होता है, मिसचीफ रूल में जब भी कोई इंस्टीट्यूट बनता है तो क्यों बनता है, नॉर्मली अगर हमने उसे टेक्निकल सेंस में लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेस नहीं किया तो इंस्टीट्यूट जो है कॉमन पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। और कोई ना कोई एविल प्रेजेंट होती है सोसाइटी में, तो उस एविल को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूट बनते हैं और उस एविल को दूर करके उनको रेमेडी दी जाती है। तो ये नॉर्मली पर्पस होता है लेजिस्लेचर का। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो एविल होती है जिसे हम बोलते हैं मिसचीफ, जिसको दूर करने के लिए हम जो है लॉ बनाते हैं। तो इसमें हम जो है मिसचीफ को दूर करते हैं इंस्टीट्यूट की। हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं कि जिस मिसचीफ के लिए बनाया गया तो उस मिसचीफ को हम दूर करते हैं। तो इसी वजह से इसे मिसचीफ रूल कहा जाता है। और जो रेमेडी है उसको हम एडवांस करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसे पर्पसिव रूल कहा जाता है। तो दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। मिसचीफ रूल इसलिए कहते हैं कि कोई मिसचीफ प्रेजेंट होती है इंस्टीट्यूट को बनाते समय, तो इंस्टीट्यूट उस मिसचीफ को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और मिसचीफ को सप्रेस करने के बाद उसकी जो रेमेडी होती है उसको वो जो है आगे जो है बढ़ाता है, एडवांस करता है। इसीलिए जो है इसको पर्पसिव रूल भी कहा जाता है। और सबसे पहले हमने इस रूल की हेल्प ली थी हिडन के केस में, इसीलिए इसे हिडन रूल भी कहा जाता है। तो इट मीन्स जब हम किसी चीज़ का, किसी स्टेट्यूट की, किसी वर्ड का या किसी प्रोविज़न का इंटरप्रेट करते हैं और उस वक्त हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन जो है पॉसिबल होती है, तो हम वो इंटरप्रिटेशन देती है जो मिसचीफ को सप्रेस करती है और उसकी जगह रेमेडी को एडवांस करती है। तो हम उस इंटरप्रिटेशन को लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिसचीफ रूल। और हाइडन में बताया गया था कोर्ट ने कि जब भी हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो हमें अपने सामने 4 क्वेश्चन रखने चाहिए। उन चारों क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे ही हम इंटरप्रेट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्ट बनाते समय कॉमन लॉ कौन सा प्रेजेंट था। सेकंड है, क्या मिसचीफ या क्या एविल प्रेजेंट थी जिसकी वजह से हमने इंस्टीट्यूट बनाया। थर्ड कहते हैं हमने क्या रेमेडी दी उस एक्ट के थ्रू। एंड फोर्थ हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उस रेमेडी के रीजन क्या क्या थे। तो हमें क्या पूछना चाहिए कि उसके रीजन क्या थे उस रेमेडी के। तो इट मीन्स जो मिसचीफ रूल है वो जजेस कब यूज करते हैं, अपनी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में, जब उन्हें लेजिस्लेचर की इंटेंशन को जो है डिस्कवर करना पड़ता है। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ था कि CIT वर्सेस सौद्रा देवी। तो आपका कौन सा केस था ये, CIT वर्सेस सौद्रा देवी। इस केस में क्या हुआ था, एक SSC थी श्रीमती सौद्रा देवी, उसके 6 वो थे बच्चे, 3 मेजर थे, 3 माइनर थे। और वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट एंड अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में थी। बाद में उसका जो है पार्टीशन हो गया। अब जो SEC थी और उसके 3 मेजर बच्चों ने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई और जो 3 माइनर सन थे उनको पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उन्होंने एंटर किया।
अब जो इनकम टैक्स था वो कहता था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसकी इनकम में उसकी वाइफ की और उसके माइनर बच्चों की इनकम भी इंक्लूड होगी। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ इस केस में कि जो इंडिविजुअल वर्ड यूज किया है उसमें मेल आएंगे या उसमें फीमेल भी आएंगे। तो क्योंकि इंडिविजुअल में वैसे तो नॉर्मली हम दोनों ही लेते हैं, मेल भी फीमेल भी, लेकिन इसमें स्पेशली पूछा गया कि इंडिविजुअल का क्या मीनिंग है। तो इस केस को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम ये देखेंगे कि ये किस मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि जब ये इनकम टैक्स का रूल आया तो उस वक्त क्या था, अपने जो इनकम को बचाने के लिए हस्बैंड लोग क्या थे, एक पार्टनरशिप खोल लेते थे, वाइफ के नाम से भी खोल लेते थे, अपने फादर के नाम से भी खोल लेते थे, अपने माइनस बच्चों के नाम से भी खोल देते थे। इसीलिए एक ही इनकम को जो है 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जिससे टैक्स कम लगता था। तो ये मिसचीफ उस वक्त प्रेजेंट थी, उसको ही दूर करने के लिए ये वाला एक्ट आया था। तो बेसिकली हस्बैंड लोग ये किया करते थे, अपनी वाइफों को और माइनर को इंक्लूड कर लेते थे। तो इसीलिए यहाँ इंडिविजुअल जो है मेल पे रेस्ट्रिक्टेड है, फीमेल पे नहीं है। तो इन्होंने चारों क्वेश्चन अपने सामने रखे कोर्ट ने, क्या मिसचीफ थी, क्या रेमेडी दी गई है, क्या क्या रीजन थे, तब उन्होंने केस को डिसाइड किया। तो इस तरीके से पता चलता है कि मिसचीफ रूल को हम किस तरीके से लागू करते हैं। अब हम देखेंगे मिसचीफ रूल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, एक तो एडवांटेजेस यही है कि गोल्डन रूल और लिटरल रूल से ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। आपको पता है कि लिटरल रूल में हम एक फिक्स मीनिंग मानते हैं किसी भी वर्ड का और उसी हिसाब से जो है हम इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन गोल्ड आपने ये जो देखा कि आपका ये जो मिसचीफ रूल है, इसमें आप जो आपकी सरकमस्टांसेस है उस टाइम की केस बनाने की, उनको भी आप देख रहे हैं और आप मेन इंटेंशन देख रहे हैं इंस्टीट्यूट का कि वो किस मिसचीफ को सप्रेस करना चाहती है और किस रेमेडी को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इससे हमें जो है ट्रू इंटेंशन पता चलती है लेजिस्लेचर की, और जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सेकंड इसके एडवांटेजेस है कि ये जो मिसचीफ रूल है ये एब्सर्ड रिजल्ट को रोकता है, एब्सर्ड या अनजस्ट रिजल्ट को रोकता है। इसमें बहुत अच्छा केस था स्मिथ वर्सेस हक्स का केस। इस केस में क्या हुआ, बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट थी, वो जो है स्ट्रीट में जो है लोगों को इशारा करती थी कि वो उनके घर में आए ताकि वो जो है प्रोस्टिट्यूशन का वर्क कर सके। तो उनके ऊपर जो है फिर केस फाइल हो गया कि ये जो है अपने कस्टमर को जो है सॉलिसिट करती है, और ये स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट जो था 1959 का, कौन सा एक्ट था, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट 1959 था, कि उसमें ये एक क्राइम है, क्योंकि उसमें जो सेक्शन 1 है इस वाले स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट का, उसमें स्पेशली बताया गया है कि अगर कोई भी कॉमन प्रोस्टिट्यूट जो है वो स्ट्रीट में अपने कस्टमर को सॉलिसिट करती है या लॉयटर करती है या किसी पब्लिक प्लेस पे करती है, किस पर्पस से, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से, तो वो जो है फिर वो एक्यूज्ड मानी जाएगी। लेकिन जो आपके एपिलेंट थे उन्होंने कहा कि हम तो स्ट्रीट में जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि एक्ट में तो लिखा है अगर आप स्ट्रीट में जाके या फिर जो है पब्लिक प्लेस में कोई भी इशारा करते हो, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो प्रोस्टिट्यूशन की वजह से, तभी तो आप एक्यूज कहलाओगे। हम तो अपने घर के बालकनी में खड़े रहते हैं, अगर हमें किसी कस्टमर को बुलाना होता है तो हम बालकनी की मतलब छत पे खड़े होकर इशारे करते हैं या विंडो को जो है थोड़ा सा टैप कर देते हैं। तो फिर इस केस को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट क्यों बनाया गया था, उस वक्त क्या कॉमन लॉ था और किस मिसचीफ को उन्होंने सप्रेस करने के लिए ये कानून बनाया था। उन्होंने कहा कि ये कानून इसलिए बना था कि ताकि जो स्ट्रीट पे चलने वाले लोग हैं वो बिना किसी हेसिटेशन के स्मूथली आराम से चल सके और कोई प्रोस्टिट्यूशन उनके आने जाने पे कोई भी जो है हिंड्रेंस या बैरियर ना करे। तो भले ही वो स्ट्रीट में ना खड़ी हो, अगर वो बालकनी पे भी खड़े होकर इशारे करती है या कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो एक तरीके से जो स्ट्रीट में चलने वाले लोग हैं उनको जो है वो मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उनका फ्री मूवमेंट पे वो रोक लगा रही है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो एपिलेंट थे वो एक्यूज्ड हैं और उनके अगेंस्ट केस को डिसमिस नहीं कर सकते।
अब इसकी हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में है, फर्स्ट है कि अब ये थोड़े से लोग मानते हैं कि ये आउटडेटेड हो गया है। देखिए ये जो केस था ये बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा था, 16th सेंचुरी में, और उस वक्त कॉमन लॉ होते थे। इसीलिए हाइडन के केस में कहा गया कि जब भी हम इंस्टीट्यूट का इंटरप्रेट करते हैं तो हमें ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उस वक्त कॉमन लॉ क्या थे। लेकिन अब कॉमन लॉ ना होके पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है, तो उन्होंने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसलिए आज ये आउटडेटेड माना जाता है। सेकेंड है, इट गिव्स टू मच पावर टू अनइलेक्टेड जुडिशरी। ये जो है जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर दे देती है, तो वो अपने हिसाब से जब 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या रेमेडी दी गई है, क्या मिसचीफ सप्रेस की गई है, तो उसमें वो थोड़े से सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर उस पर डिपेंड ना होके थोड़ी सी सब्जेक्टिव फीलिंग पे डिपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से उनका डिसीजन अनडेमोक्रेटिक भी हो जाता है। अब इसका लास्ट डिसएडवांटेजेस है कि इसमें लॉ जो है थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। देखिए जब लॉ को आप इंटरप्रेट करते हैं तो उसकी ट्रू इंटेंशन उसके सारे के सारे उसमें प्रोविज़न में दी हुई होती है। हम जब इंटरनल एड टू कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता है, हम टाइटल को देखते हैं, प्रियम्बल को देखते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं, प्रोवाइजो को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लेकिन अगर हम मिसचीफ रूल के सिर्फ 4 क्वेश्चन के बेसिस पे जो है अपना इंटरप्रेट करेंगे तो इससे लगता है कि लॉ तो बहुत ही अनसर्टेन है, और उससे तो हमें ट्रू इंटेंशन खुद लॉ को पढ़ के तो निकलती नहीं है। तो इस तरीके से मिसचीफ रूल की इंटरप्रिटेशन की वजह से लॉ हमारा अनसर्टेन हो जाता है और ये स्लिपरी स्लोप पे आ जाता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इसके 2 और फेमस केस हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक है आपका बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, जो स्टेट ऑफ बिहार थी वो सेल टैक्स उन पर्सन पे भी लागू कर रही थी जो बिहार में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या बिहार सेल टैक्स अथॉरिटी इन लोगों पर भी टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती। फिर कोर्ट ने कहा कि अब हमें इस केस को डिसाइड करने के लिए हम मिसचीफ रूल की हेल्प लेंगे। हम ये देखेंगे किस मिसचीफ के लिए ये मतलब कानून बनता है और क्या रेमेडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इस केस में बिहार सेल टैक्स उन लोगों पे भी लगाती है जो बिहार में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इससे एक तो क्या होगा, मल्टीसिपिटी ऑफ टैक्स हो जाएगा, टैक्स को बहुत बार जो है लोगों पे लगेगा। दूसरा जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसमें भी बैरियर आ जाएंगे, क्योंकि इंसान 2 बार तो टैक्स देना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब अगर वो बंगाल जो बिहार की सेल टैक्स अथॉरिटी है ये अनरजिस्टर्ड लोगों पे भी टैक्स लगाती है, तो इससे ये मिसचीफ सप्रेस नहीं होगी। तो इसकी मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, बिहार की जो सेल टैक्स अथॉरिटी है वो उन पे टैक्स नहीं लगा सकती। ऐसे ही एक नेक्स्ट केस हुआ था, बहुत अच्छा केस है ये भी, यूपी भूदान योजना समिति वर्सेस ब्रिज किशोर। इसमें ये जो यूपी भूदान योजना एक्ट पास हुआ था उसमें वर्ड यूज किया गया था लैंडलेस। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास जो एग्रीकल्चर तो करते हैं लेकिन जिनके पास लैंड नहीं है तो उनको जो है इस योजना के अंतर्गत लैंड दी जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि लैंडलेस का क्या मीनिंग है। लैंडलेस में लैंडलेस लेबरर आएंगे या लैंडलेस बिजनेसमैन भी आ सकते हैं। तो फिर ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसमें हम मिसचीफ रूल की हेल्प लेंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें क्या मिसचीफ थी जिसे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने कहा इसमें जो लैंडलेस लोग थे, जो लेबर थे, क्योंकि उन पर लैंड तो होती नहीं थी और वो बेगार में काम करते थे और एग्रीकल्चर वर्क वो सारे ही करते थे, तो ये उनकी हेल्प के लिए ये वाला एक्ट बना था, यूपी भूदान योजना एक्ट, जिसकी वजह से कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम उनको लैंड बांट सके, ना कि जो बिजनेसमैन है जिनके पास लैंड नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी इनकम बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। तो मिसचीफ केस को हेल्प लेते हुए इस केस में डिसाइड किया गया कि लैंडलेस का मतलब लैंडलेस लेबरर है, ना कि लैंडलेस बिजनेसमैन। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो है मिसचीफ रूल क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने इसमें जो सारे फेमस केसेस थे वो आपको दिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल लेक्चर फॉर यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।